हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा साइंस का क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के लिए और ये अपना है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 टू 2024। ओके, टोटल मार्क्स हम लोग का हमें मिलेगा 80 और टाइम दिया गया है 3 आवर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। सेक्शन ए में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और यहाँ पर हमको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, टोटल 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट देन दीज फोर्सेस मे मूव द ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है? नहीं, चूँकि इक्वल है और अपोजिट है तो वो मूव नहीं कर सकता है। राइट। अभी मे स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। मे मूव द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो कॉज अ चेंज इन इट्स शेप, ये भी नहीं हो सकता। अभी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर का होगा। डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट बट मे कॉज अ चेंज इन इट्स शेप। राइट। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द एनर्जी यूज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड मैनली इनटू। देखिए जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को जो हम लोग फ्रिक्शन जो लग रहा होता है वहाँ पे जो एनर्जी हमारा कन्वर्ट होता है ना वो किस में होता है? जनरली हीट एनर्जी में हुआ करता है। तो हम लोग को यहाँ पे टिक करना पड़ेगा सी नंबर, दैट इज़ हीट एनर्जी। तो जहाँ भी हम लोग फ्रिक्शन लग रहा होता है जैसे टायर हो गया, फिर मूविंग पार्ट्स होगी, देखते हैं वेयर एंड टेयर हो जाता है ना, तो जो भी पार्ट्स यहाँ पे हमारे ख़राब होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ पे हमारा एनर्जी क्या लगा रहता है? हीट एनर्जी वहाँ पे और हमारा जनरेट हो रहा होता है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, किसकी बात हो रही है ना? पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड जुड़ा रहेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल में जो जुड़ा रहेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? उसको हम कहते हैं एनोड। तो हम लोग यहाँ पे क्या टिक कर लेंगे? एनोड टिक करेंगे। राइट। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर से था। ठीक है, अभी आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? अनलिमिटेड क्वांटिटी में है? नहीं। डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर? नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा लिमिटेड इन क्वांटिटी। लिमिटेड क्वांटिटी में वो हमारे हैं एग्जॉस्टिबल, इसलिए तो उसका नाम दिया गया एग्जॉस्टिबल। राइट। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। पहला हमारे पास क्या है ना, पहला है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम विंड एनर्जी दे सकते हैं, वाटर एनर्जी दे सकते हैं, आप यहाँ पे सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोल। ठीक है, कोल जो होगा वो हमारा नॉन रिन्यूएबल है। इसके साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट रिंग वर्म डिजीज। तो रिंग वर्म डिजीज को हम कैसे रोक सकते हैं? तो पर्सनल हाइजीन यहाँ पे हम टिक करेंगे। ठीक है, सी नंबर का पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट हमारा आता है द डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर इज़ ड्यू टू द परजेंस ऑफ। किसके परजेंस की वजह से? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। राइट। और अगला जो हमारा 8th नंबर है द पोर्स, ठीक है, इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स। कौन सा गैस बबल बन रहा होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से हो रहा होता है। और 9th नंबर देखिए कहता है algae कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड। कौन सा हमारा होगा? तो यहाँ पे हमारा होगा ब्लू ग्रीन algae। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। तो ये हमारा होगा सेल वॉल एंड प्लास्टिड। ठीक है, क्लियर कट आंसर है, चूँकि सेल वॉल जो हमारा होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में ही होता है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है डिलिबरेटली इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स इनटू अ हेल्दी बॉडी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो देखिए हेल्दी बॉडी में जो भी हम लोग इंजेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे वैक्सीनेशन को टिक कर लेंगे। अब आइए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड। तो 12th नंबर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हमको करने हैं। पहला हमको ए लिखना है अगर हमारा दोनों ही करेक्ट हो। ठीक है, बोथ करेक्ट एंड ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। दूसरा हम लोग को सेकेंड ऑप्शन करना है अगर दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है।
तीसरा करना है अगर हमारा पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। फोर्थ हम आंसर करेंगे अगर पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। तो ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे आंसर करने हैं। तो पहला आते हैं असर्शन पे। असर्शन को देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, कहा गया हम लोगों से क्रोमोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू कर देंगे। दूसरा है क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोजोम्स हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यस, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो गया। और यहाँ पे क्रोमोजोम के बारे में ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम आंसर में यहाँ पे क्या करेंगे ना, आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर। ठीक है, आंसर हम यहाँ पे डाल देंगे 1 नंबर। ये हमारा होगा पहला आंसर हमारा हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 हमको कोड के रूप में देना था आंसर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है असर्शन और रीजन। देख लीजिए पहला जो यहाँ पे असर्शन है इसमें कहता है पेट्रोलियम इज अ ब्लैक गोल्ड। नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। गोल्ड थोड़े बोलते हैं उसको। ठीक है, पेट्रोलियम नहीं, कोल को बोला जाता है। ठीक है, अगला है ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। इसका जो है ना कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, कमर्शियल इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा है, यानी कि सेकेंड नंबर को हम लोग ट्रू कर सकते हैं, है ना। सेकेंड नंबर को लोग ट्रू कर सकते हैं चूँकि इससे कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। बट पेट्रोलियम को लोग ब्लैक गोल्ड नहीं कहते। तो फर्स्ट तो फॉल्स हो गया, सेकेंड को हम ट्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा आंसर के साथ जाएंगे, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकंड इज़ ट्रू, दैट इज़ 4 नंबर। हम आंसर में यहाँ पे लिखेंगे 4th। ठीक है, 4th आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे असर्शन है और रीजन भी है। तो पहले असर्शन को देख लेते हैं। ये कहता है वाई द बल्ब ग्लोज। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो बल्ब क्यों ग्लो होता है। वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, ये कहा गया है। यानी इलेक्ट्रिक करंट से जब बल्ब जब ग्लो करता है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दूसरा कहा गया है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। यस, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यहाँ पर। ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम यहाँ पे आंसर करना चाहेंगे वो हमारा 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आता है वो हमारा सेक्शन बी है। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये 13 नंबर का। ये सेक्शन बी में हमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। ओके, 13 से लेकर के यहाँ पे हम इस टेंशन में देखेंगे तो 13 से लेकर के 22। ठीक है, 13 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है हमको 2 मार्क्स के हैं। और फिर 23 से लेकर 27 तक 3 मार्क्स के मिलेंगी। राइट, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 13 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस को। तो 13 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन इसमें क्या कहता है डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम तब कहते हैं जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहेंगे जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है किसी सरफेस पे। और फ्लूइड फ्रिक्शन तब कहेंगे जब हमारा कोई एयर या फिर वाटर या फिर आप यूँ कहिए कि लिक्विड, कोई लिक्विड है या कोई एयर है, जब वो ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, उसके मोशन को अपोज करता है तो वहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ऐसा हम लिखेंगे। नेक्स्ट है वाई स्नो शूज़ आर मोर इफेक्टिव दैन ऑर्डिनरी शूज़ फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो। सिंपल है, चूँकि एरिया ज़्यादा होता है, स्नो शूज़ जो होते हैं उसका वाइडर बेस होता है तो आसानी से वो ज़मीन में जाएगा नहीं, है ना, स्नो में हमारा पैर धंसेगा नहीं, आसानी से उसमें हम वॉक कर सकते हैं। वाइडर सरफेस एरिया होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। हाउ इज़ प्योरिटी ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस्ड। तो गोल्ड की प्योरिटी को हम लोग कैरेट में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो कैरेट्स है यही हमारा प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 24 कैरेट्स जो गोल्ड होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अब अगला है कैन वी यूज़ प्योर गोल्ड टू मेक ज्वेलरी गिव रीजन। इसका आंसर होगा नो। ठीक है, प्योर गोल्ड को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं
क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से जो उसको हम शेप देते हैं ज्वेलरी का, वो शेप को रिटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ दिन अगर थोड़ा सा भी उस पर जोर पड़ेगा तो शेप अपना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक तो वो हो गया, और वो सॉफ्ट होता है तो टूटने का भी चांस है। इसलिए उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, हम उसमें या तो कॉपर या फिर सिल्वर मिक्स करते हैं ताकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जब वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ेंगे जो हमारा है अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन। हमको यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन भी देना है और लिखना भी है कि क्या होता है। तो पहला है सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे आग भी लग जाता है। ठीक है, कैचेज फायर इजली। हमको रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सोडियम Na और ये हो गया O2। हमारा क्या बना लेगा ना, ये हमारा बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड Na2O। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देंगे और यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, हमारा ये बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलेट होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है और ये HCl से रिएक्ट किया हुआ है तो हम लोग को एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, AlCl3 मिल जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हमारा यहाँ पे रिलेट होगा। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 6 पुट करना होगा, यहाँ पे हम लोग को 2 पुट करना होगा और यहाँ पे 2 कर लिए और इधर हम क्या कर लिए 3। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, गिव रीजन। कहता है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका रीज़न ये है ना कि कॉपर जो है ना कम रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में लोग जानते हैं कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा ना वही अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा बात हो रहा है जिंक का, ठीक है, तो जिंक तो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। इसलिए कॉपर जो है ना तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो इसमें से 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे देंगे। पहला लिखेंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। दूसरा लिख सकते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम्स हैव देयर नेचुरल लस्टर, दे रिटेन देयर लस्टर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा आप लिखेंगे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 नंबर। कहता है नेम 4 वेराइटीज ऑफ कोल, स्टेट 1 यूज ऑफ कोल टार एंड कोक। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो कोल है ना उसके वैरायटी को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 वेराइटीज होगी। अब यहाँ पे कोल टार का यूज लिखना है और दूसरा हमारा कोक का यूज लिखना है। तो कोल टार का हम यहाँ पे यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका हम यूज़ यहाँ पे करते हैं कोल टार का। कोल टार का जो हम यूज़ करेंगे वो सबसे पहली बात है कि परफ्यूम बनाने के लिए हो गया, पेंट्स बनाने के लिए हो गया, एक्सप्लोसिव ड्रग्स ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा जो कोक है इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे कोक का। और मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वहाँ पर भी हम लोग इंडस्ट्री में फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसको भी यूज़ किया जाता है। राइट, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मेटल्स है ना वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल्स हमारा कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है। दूसरा हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम क्या लिखेंगे, मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, हाई होता है, और नॉन मेटल का हमारा कम होता है। ये हमारा डिफरेंस हो गया। 19th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग CNG LPG एज ए फ्यूल। देखिए LPG और CNG जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों क्या है ना हमारे ग्रीनल फ्यूल हैं, यानी कि ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, पॉल्यूशन हमारा नहीं करता है, कम रिलीज़ करता है, पॉल्यूटेंट बहुत कम रिलीज करता है। दूसरा हमारा एडवांटेज क्या होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा एडवांटेज हम लिख सकते हैं कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एस पार्टिकल, जलने के बाद कोई रेसिड्यू ये नहीं छोड़ता है, ये हमारा दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा हो गया इसको ईजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है तो बड़े आसानी से उसको हम सिलेंडर में पैक करके ले जा सकते हैं, तो कैरी करना भी आसान हो गया। ठीक। और चौथा लिख सकते हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे 2 लिखेंगे, चूँकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है स्टेट टू यूजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग एसफाल्ट और पैराफिन वैक्स। अगर ये इन दोनों का हम नहीं लिख पाते हैं तो एसफाल्ट और पैराफिन वैक्स का लिखेंगे। तो एसफाल्ट का हम यूज क्या लिख सकते हैं, एसफाल्ट का हम यूज लिखेंगे, एसफाल्ट हमारा रोड साइड को रोड बनाने में काम आता है, कोटिंग अंडर साइड इलेक्ट्रिक पोल ये भी काम आता है। पैराफिन वैक्स का लिखेंगे कैंडल्स बनाने के लिए, ऑइंटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग वैसलीन, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, एट वी डू नॉट कॉल एनी ऑफ दीज ऑर्गेनलीज एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग एक्सप्लेन। तो सिंपल सी बात है कि ये जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनली हैं इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं कहते हैं। इसका रीज़न यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस इज सो बिकॉज दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन ओनली व्हेन दे आर विद इन अ लिविंग सेल, ठीक है, दे कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन आउटसाइड द सेल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। जब ये हमारे सेल ऑर्गेनली है ना, ये हमारा अकेला कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। जब ये सेल के अंदर होता है ना तभी ये अपना एक्टिविटी या फिर अपना काम कर पाता है। अकेला होने पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका है ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट नहीं कहेंगे। राइट, सिंपल आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, कहता है व्हाट विल हैपन इफ़ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। अगर हम लोगों को एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है और हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा हो सकता है कि ये जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको किल कर दे, ठीक है, दे मे किल सम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। तो एक लाइन में आपका आंसर हो रहा है यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वाई आर प्लांट एंड एनिमल सेल यूजुअली स्टेन विथ डाइज बिफोर ऑब्जर्विंग देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उसको मैं स्टेन क्यों करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए स्टेन करने का मतलब ये हो गया ना कि देखिए अगर हम स्टेन नहीं करते हैं तब क्या होगा ना, बहुत वो ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज सेल्स अपीयर्स ट्रांसपेरेंट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड टू मेक देम उसको हमको क्या करना है, जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो उसको हमको विजिबल दिखाना है, देखना है, विजिबल होना चाहिए। तो टू मेक देम विजिबल, उसको विजिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ताकि सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो दिख सके, ओके, और उसका जो अदर स्ट्रक्चर है वो सब क्लियरली दिख सके। तो सिंपल सा बात है कि वो विजिबल हो, उसके सारे पार्ट्स दिख जाए क्लियरली, इसीलिए हम उसको स्टेन करते हैं डाई से। समझ में आ गया क्यों हम लोग स्टेन कर रहे हैं, उसका क्लियर विजिबिलिटी होने के लिए। राइट, ये हम समझ गए। हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, हमको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएगा। पहला कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बहुत ही सिंपल है, बैलेंस फोर्स हम तब कहते हैं, है ना, 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट एट जीरो। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट आर नॉन जीरो। जब 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता है किसी बॉडी पे और उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ परिणाम दिखे, तो वो अनबैलेंस है, और अगर परिणाम जीरो आया तो वो बैलेंस्ड है। सेम हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए वैसा फोर्स जो 2 बॉडी के कॉन्टैक्ट के में लगता है, ठीक है, यानी 2 बॉडी जब आपस में कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी लगेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक डिस्टेंस से लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक डिस्टेंस से लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे आएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा मस्कुलर फोर्स आएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, हाउ वुड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑन एरिया चेंज इफ़। अब प्रेशर हमारा कैसे चेंज होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए एरिया इज़ डबल, एरिया को क्या किए, डबल कर दिए, कीपिंग थ्रस्ट कांस्टेंट। जब एरिया को डबल कर दीजिएगा, थ्रस्ट को वही रखिएगा, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्रेशर विल बी हाफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्रस्ट इज़ डबल, थ्रस्ट को आपने डबल कर दिया, कीपिंग एरिया कांस्टेंट, एरिया को आपने कांस्टेंट रखा लेकिन थ्रस्ट को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो है आपका प्रेशर भी डबल हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने थ्रस्ट को बढ़ा दिया, डबल कर दिया है, लेकिन एरिया को नहीं चेंज किया है। तो इस कंडीशन में ये आपका एकक वर्ड का आंसर था। अगला हमारे पास है डिफाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है,
द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो फोर्स किसी बॉडी के मोशन को अपोज करे उसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम अफेक्ट करते हैं। तो पहले होता है नेचर ऑफ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसका नेचर क्या है। और दूसरा जो फोर्स वहाँ पे लग रहा है दोनों के बीच में, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी के बीच में, वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट 3 यूजेज ऑफ फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो फेनोमेनन है इसके हमको 3 यूजेज लिखने हैं। तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जो और मेटल्स होते हैं ना उससे जो ओर्स होते हैं उससे हमको मेटल्स निकालना है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स मिलता है उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने में हम इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का। और एक लास्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमारे 3 यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास है, स्टेट एनी 3 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सब जो यूजेज है ना ये एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो एप्लीकेशन है वही हमारा यूजेज भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग का हमको एप्लीकेशन आने की यूज लिखना है। तो पहला होगा टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल्स, जो हमारे मेटल के आर्टिकल्स बने हैं उसका अपीयरेंस अच्छा दिखने के लिए। दूसरा, जब उसको हम कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथिंग कोटिंग, ये हम लिख सकते हैं। और एक और हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये हमारे क्या है ना स्टेटमेंट है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स कर सकते हैं, या फिर नहीं करेंगे तो केवल पॉइंट भी लिखेंगे तो भी हम लोग को मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है 26, कहता है वाई इज़ बर्निंग ऑफ वुड अनडिजायरेबल। देखिए वुड जो है ना वो हमारा जब बर्न करता है तो ज़्यादा मात्रा में स्मोक रिलीज़ करता है और रेसिड्यू भी ये लीव करता है। आप बर्न करने के बाद ऐश भी छोड़ता है और ज़्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है, ज़्यादा हीट आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, इसलिए वुड को जो है ना बर्न करना अच्छा नहीं माना जाता। समझ में आ गया। अगला है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन बॉयलर्स। तो बॉयलर्स में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल जो हमारा है फ्यूल ऑयल वही हमारा क्या होता है ना बॉयलर के रूप में यूज होता है। ठीक है, फ्यूल ऑयल। अगला हमारा यहाँ पे आता है एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स में हाईली रिफाइंड पेट्रोल, ठीक है, हाईली रिफाइंड पेट्रोल जिसको हम लोग यहाँ पे ना एविएशन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एविएशन फ्यूल कहिए या फिर हाईली रिफाइंड पेट्रोल कहिए, वो हमारा यूज होता है किसमें, एरोप्लेन्स में। कंप्लीट द टेबल, बाहर बहुत ही इजी है, इसको हम लोग कर सकते हैं। पहला आता है नेम द डिजीज, एक तरफ डिजीज लिखे हुए हैं दूसरे तरफ कॉजेटिव एजेंट्स लिखे हुए हैं। फुट एंड माउथ डिजीजेज, तो फुट एंड माउथ डिजीजेस का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा ये हमको बता देना है। तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, इसका आंसर हमारा होगा वायरस। ठीक है, तो वायरस इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाला कोई भी एक डिजीज़ बताना है, तो सबसे आसान हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है ना वो हमारा प्रोटोजोआ से ही हुआ करता है। दूसरा है साइट्रस कैंकर, तो ये हमारा किसमें, तो बैक्टीरिया से होता है, तो हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया यूज़ कर लेंगे, बैक्टीरिया नोट कर लेंगे। अगला है एथलीट्स फूड पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे क्या होगा, फंजाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए फंजाई। वायरस से होने वाला कोई भी एक डिजीज़ का नाम बताना है, कोई भी, तो हम यहाँ पे चलिए कॉमन कोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड हमारा वायरस से ही हो रहा होता है। फिर आता है लेट ब्लाइट, तो इसमें हम लिखेंगे फंगस। ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये हाफ मार्क्स हमको मिलता है, एक वर्ड लिखने का हाफ मार्क्स हमको मिलेगा, तो टोटल 3 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे हमको मिल जाता है कितना, 5 मार्क्स ईच। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे आता है, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात की गई है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग यहाँ पे NaCl ले सकते हैं, ठीक है, HCl ले सकते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम
हम यहाँ पे ले सकते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड जो है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। तो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल हमको देना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं। दूसरा ऑक्जेलिक एसिड दे सकते हैं, चाहे ऑर्डिनरी टैप वाटर दे सकते हैं। अगर ऑक्जेलिक एसिड देते तो फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं C2 कुछ इस तरह से COOH और यहाँ से COOH, ये हमारा हो गया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं C2H2O4, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। तो दो एग्जांपल हमको यहाँ पे देने थे। ऐसे ऑर्डिनरी टैप वाटर दे सकते हैं, कार्बोनिक एसिड भी दे सकते हैं एग्जांपल में आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड बहुत सारा है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड तो बता ही दिए, ठीक है, और H2SO4 भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम द डिवाइस दोज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप सेल ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो बैटरी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखना होगा आपको, राइट। हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, ऑप्शन भी है। नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये हमारा माइकल फेराडे। फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से माइकल फेराडे, राइट। यहाँ पे जो हमारा है ना फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से हम एक और साइंटिस्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा माइकल फेराडे तो हो ही गया, साथ ही साथ हम जोसेफ हेनरी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में केवल हम डाल दिए माइकल फेराडे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डाल दिए माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी, दोनों डाल दिए, राइट। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है नेम दी फॉलोइंग, हमको नेम लिखना है। तो पहले यहाँ पे क्या है, अन एलॉय ऑफ कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग गन बैरल। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है गन मेटल, हम लोग जानते हैं, ठीक है, गन मेटल। गन मेटल का यूज होता है हमारा गन बैरल के लिए। इसमें क्या क्या मिला रहता है, तो कॉपर, टीन और जिंक मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एलेनिको का यूज़ करते हैं, ठीक है, एलेनिको, एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। अगला है नेम टू नॉन मेटल्स राइट इट्स यूजेज। टू नॉन मेटल्स लिखने, टू नॉन मेटल्स एंड राइट इट्स यूजेज। तो दो नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिख दिए, तो उसमें क्या लिखेंगे, यूज्ड बाय द लिविंग बीइंग फॉर देयर सर्वाइवल। और दूसरा आप लिख सकते हैं आयोडीन, आयोडीन यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक इन ऑइंटमेंट। दूसरा और भी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो हमारा होता है बैटरी का इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स यूज करता है, ठीक है। और टू नॉन मेटल्स बता दिए, मेटल्स तो यहाँ बताया नहीं गया। अगला है हाउ आर एलॉयज बेटर दैन मेटल्स। तो एलॉयज क्यों बेटर होता है, एलॉयज पहला तो कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर होता है और उसमें कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर। देखिए मिनरल्स क्या है, मिनरल्स हमारा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले वैसे कंपाउंड हैं जिसमें हमारे मेटल्स के कुछ मात्रा पाए जाते हैं। लेकिन ओर्स क्या है, ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। हम वैसे मिनरल्स को हम और कहेंगे जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीके से, कम खर्च में, कम लागत में, अच्छे यानी आराम से निकाल सके, वो हमारा ओर्स कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस लिखना था। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑन द गिवन फिगर, हमको नेम लिखने हैं। तो ये तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ए नंबर पे क्या होना चाहिए ना, ए नंबर पे होना चाहिए न्यूक्लियस, ठीक है। और जो बी नंबर है, बी नंबर ये तो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, बाहर का आवरण है। सी नंबर कुछ हमको स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। डी नंबर पे आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, डी नंबर पे क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, राइट। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लेबल करना है। तो लेबल तो हमने कर ही लिया। राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड डी।
तो ए हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सेल, जितने सेल में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा। दूसरा है डी। डी हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस है, जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आप जो जान रहे हैं। अगला हमारे पास आता है सेक्शन ई। अब सेक्शन ई में जो क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हैं, राइट। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, एनी 4 क्वेश्चंस। एनी 4 क्वेश्चंस, हमको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन 4 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है हम लोगों से, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फॉल इज। देखिए यहाँ पे तो कुछ पैसेज दिए, इसको आपको पढ़ लेना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, क्या ये हमारा होगा, या फिर हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपवर्ड। अपवर्ड कैसे होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो अपवर्ड नहीं होगा। द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ये भी नहीं होगा। वो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड नहीं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे ए नंबर के साथ, ठीक है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। दूसरा है सपोज द ब्लॉक लाइज विथ फेस एरिया 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट के साथ वो है। एक्सर्ट अ प्रेशर पी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एक्सर्ट अ प्रेशर क्यू व्हेन इट लाइज विथ अ फेस ऑफ 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पर प्रेशर लगा रहा है जब वो क्यू फेस के साथ है। देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू विल बी। आप देख लीजिए, जब ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स हम इसको प्रेशर कहें, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, पहले तो आप यहाँ पे ये चेक करना कि ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, कम प्रेशर कहाँ पे लग रहा है। तो पहले देखिए 1 यूनिट एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया कितना है 1। जब 1 यूनिट एरिया के साथ वो है कांटेक्ट में तो प्रेशर कितना लग रहा है पी। लेकिन जब यहाँ पे 2 यूनिट एरिया के साथ कांटेक्ट में है सरफेस के साथ तो प्रेशर कितना लग रहा है क्यू। तो आपको सिंपल है ना कि यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, ठीक है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है तो क्यू जो प्रेशर है वो ना कम होगा। और यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है ना वो कम है तो पी जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा होगा। तो सिंपली यहाँ पे ये समझ में आ गया कि पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एरिया यहाँ पे डबल हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब एरिया डबल हो रहा है तो प्रेशर हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो पी होगा वो ज़्यादा होगा और क्यू जो होगा कम होगा। तो कितना होगा यहाँ पे पी, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू 2Q। जो पी हमारा होगा वो क्यू का डबल होगा, क्योंकि क्यू हमारा कम लग रहा है और पी हमारा ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो हम लोग क्या समझ में आया यहाँ पे हमको कि पी हमारा जो होगा वो ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, क्यू का डबल होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर, सपोज दी ब्लॉक लाई ऑन दी ग्राउंड with one of its face unit area 4, the pressure exerted by the block on the ground is। इसका आंसर यहीं से देख लीजिए आप, ठीक है। फेस एरिया 4 यूनिट, ओके। द ब्लॉक ड्रॉप फ्रॉम द स्मॉल हाइट एंड फॉल द ग्राउंड। द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 यूनिट ऑन द ग्राउंड। जब फेस एरिया यहाँ पे 4 यूनिट है तो प्रेशर ऑफ द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 यूनिट। तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 10 यूनिट का। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लोग ये ध्यान रखना पड़ेगा जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स लगा रहा है 10 यूनिट का और एरिया कितना है, एरिया यहाँ पे 4 यूनिट। तो हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो हमारा होगा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा कितना है, फोर्स हमारा है 10 यूनिट और एरिया हमारा कितना है 4 यूनिट। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है 2.5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट सी, हम लोग यहाँ पे सी नंबर के साथ जाएंगे, ठीक है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड। देखिए किसी सरफेस पे जो यूनिट एरिया पे थ्रस्ट लगता है उसको प्रेशर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो बिल्कुल ईजी, ये हो गया। नाउ अगला बात हमारे पास आता है आयरन नेल्स आर पॉइंटेड। आयरन नेल्स को पॉइंटेड बनाया जाता है, देयर टिप सो एज। क्यों बनाया जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज प्रेशर एंड एरिया
एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ, नहीं बोथ कैसे होगा, ये गलत होगा। डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज नहीं करना है। इंक्रीज एरिया, एरिया को इंक्रीज नहीं करना है। लास्ट में बच गया डी नंबर, ठीक है। डिक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंक्रीज प्रेशर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, आइए पैसेज 2 है, पैसेज 2 का आप पढ़िए ध्यान से और समझिए, है ना। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर, इसमें से ए नंबर। दूसरा है द यूज ऑफ बॉल बियरिंग डिक्रीज, क्या करता है, डिक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। अगला है स्प्रिंकलिंग ऑफ टाल्कम पाउडर इज यूज टू, टाल्कम पाउडर को क्यों स्प्रिंकल करते हैं, डिक्रीज करना है फ्रिक्शन को, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कौन नहीं है, वाटर, वाटर हमारा लुब्रिकेंट के रूप में यूज नहीं होता है। कॉम्प्रेस्ड एयर होता है, ग्रीस भी होता है, ऑयल भी होता है। विच इज़ द ट्रू अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का ट्रू अरेंजमेंट क्या है, तो सबसे कम होता है रोलिंग, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, उसके बाद होता है स्टैटिक। तो हमारा बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, आने की कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की ओर। अगला हमारे पास फिर से पैसेज है, आप इसको पढ़िए ध्यान से और समझिए, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, तो यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा है हमारे पास व्हेन एक्स, मेटल एक्स इज़ एडेड टू डाइल्यूट HCl देयर इज़ नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मेटल एक्स इज, जब गैस नहीं निकल रहा है तो मेटल एक्स क्या होगा, यानी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव यहाँ एक ही वो है हमारा सिल्वर, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ना, वो HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम और पोटासियम दोनों हमारा फायर लगाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर को आप ले लीजिए, ठीक है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। गिव वन एग्जांपल इच ऑफ द फॉलोइंग, नोबल मेटल का आप एग्जांपल ले लीजिए गोल्ड, नोबल मेटल का क्या लीजिए एग्जांपल, गोल्ड। दूसरा है हाईली रिएक्टिव मेटल, इसमें तो यही आंसर है, सोडियम ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। डिफाइंड द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो सीरीज ऑफ मेटल्स विच शोज द रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जो सीरीज हमारा है मेटल्स का, जो हम लोग देखते हैं बुक में दिया हुआ है, सीरीज ऑफ मेटल्स विच शोज द रिएक्टिविटी ऑफ, या तो फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही लिखेंगे। रीड द पैसेज, फिर से हमारे पास पैसेज आ गया, आप पढ़ेंगे इसको। चलिए नो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पैसेज को पढ़ने से थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हम लोग अगर डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इज, क्या हमारा होगा, आंसर को आप ले लीजिए डी नंबर, ठीक है, डी नंबर को आप ले लीजिए एस्पैरजिलस, राइट। और फिर अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज़ नीडेड टू कीप द फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, यस, ये वाला लीजिए ए नंबर। अगला है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमनली यूज टू प्रिजर्व विच, तो पिकल्स, आप लीजिए पिकल्स को ले लीजिए। जैम्स एंड जेलीज, जेम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय, क्या होगा, यूजिंग शुगर, आप डी नंबर को ले लीजिए, करेक्ट होगा। और मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच एयर टाइट बैग्स आर यूज्ड, एयर टाइट बैग्स किस में यूज होता है, तो वैक्यूम पैकिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। कैनिंग एंड बोटलिंग भी है, प्रेशराइज, ये तो कैनिंग एंड बोटलिंग, वैक्यूम पैकिंग ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, वैक्यूम पैकिंग को ले लेंगे। ऐसे कैनिंग और बोटलिंग भी है, उसमें भी एयर टाइट बैग्स होता है, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।